एक प्रश्न है बच्चों के मन में कि वाई स्टडी इकोनॉमिक्स, आ सकता है और आना भी चाहिए। अगर बात लॉजिक की करें तो क्यों पढ़ना चाहिए इकोनॉमिक्स, हम क्यों पढ़ें आखिर इकोनॉमिक्स, क्यों पढ़ रहे हैं? हर सब्जेक्ट को पढ़ने का कोई ना कोई रीजन होना चाहिए, तो क्यों पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स? तो मेन रीजन फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी सिंप्लीफाइड टू अ सिंगल वर्ड। अगर हम आपसे एक सिंगल वर्ड में पूछे, कोई सेंटेंस नहीं, कोई पैराग्राफ नहीं, एक सेंटेंस आपसे हम पूछे कि कोई एक वर्ड बताओ कि क्यों पढ़े इकोनॉमिक्स, तो जवाब है स्कार्सिटी के कारण। चूंकि कमी है इसलिए इकोनॉमिक्स पढ़ना है। पर किस चीज की कमी है? कमी है हमारे पास बेटा रिसोर्सेस की। हमारे पास कमी किस चीज की है? रिसोर्सेस की। मतलब आज मान लो आपका जन्मदिन है, आपके फादर ने आपसे पूछा कि भाई आपको क्या गिफ्ट चाहिए या क्या लेना है, तो आपने उनको बोला कि मुझे एक स्पोर्ट्स बाइक दिला दो या एक साइकिल दिला दो। फिर उन्होंने पूछा और, तो आपने कहा कि एक घड़ी भी दिला दो या स्मार्ट वॉच दिला दो। फिर उन्होंने कहा और, तो आपने कहा कि भाई मुझे एक आईफोन भी दिला दो। फिर उन्होंने कहा कि और बता, तो मेरे पापा मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि कहीं भाई पार्टी उटी दो, चलो तुम्हारा बर्थडे है तो किसी होटल में चल के खिला दो। तो भाई अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ तो आपको 5 स्टार होटल है नहीं, तो जो भी अवेलेबल है उन्होंने कहा कि चलो कुछ नहीं तो होटल रॉयल पद्मावती में ही मुझे हमें पार्टी दे दो, खिला दो पिला दो कुछ। आपने कहा ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर पापा आपको सारा सामान मिला के और पैसे मिला के 2 लाख रुपए दे दे, तो उसमें थोड़ा सा हो भी सकता है, उसमें भी सारी चीजें नहीं होंगी, आपने जितना डिमांड कर दिया ना, 2 लाख में आईफोन भी आ जाए, स्मार्ट वॉच भी आ जाए, उसके बाद आपका स्पोर्ट्स का साइकिल भी आ जाए, पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने आपसे कहा कि भाई इतना तो मैं एक महीने में क्या 5 महीने में नहीं कमाता हूँ जितना तुमने डिमांड कर दिया, तो मैं कैसे पूरा करूं? तो बात तो सही है, यानी जो ह्यूमन का वांट्स है, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो मोर देन दी अवेलेबल रिसोर्सेज है। जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनसे ज्यादा हमारी इच्छाएं होती हैं। मतलब ह्यूमन का वांट्स अगर हम बोले तो नेवर एंडिंग है। आज अगर हम 10,000 रुपए कमा रहे हैं तो हम 10,000 के हिसाब से खर्च कर रहे हैं। कल जब हम 50,000 कमा रहे हैं तो 50,000 के हिसाब से खर्च कर रहे हैं। हम 2 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 2 लाख के हिसाब से खर्च कर रहे हैं। यानी हमारा जो ह्यूमन वांट्स है वो हम और हमेशा वो ज्यादा है देन दी अवेलेबल रिसोर्सेज। आज आपके पास कम इनकम है तो आप साइकिल पे काम चला लेते हैं, उससे ज्यादा हुआ तो मोटरसाइकिल बाइक चाहिए, उससे ज्यादा हुआ तो 4 व्हीलर चाहिए, और उसमें भी 4 व्हीलर मान लो उससे ज्यादा हुआ तो भी 11-12 लाख तक कर लेते हैं। उससे ज्यादा इनकम होती है तो फॉर्च्यूनर चाहिए, उससे ज्यादा इनकम होती है तो ऑडी चाहिए। तो ह्यूमन वांट्स अगर देखे, ये फिर आप ज्यादा देख लीजिए, ज्यादा पैसा हो गया आपके पास तो अपना चॉपर चाहिए भाई, अपना इधर चार्टर प्लेन लगा लो। तो यानी कि जो ह्यूमन वांट्स है वो हमेशा मोर देन दी अवेलेबल रिसोर्सेस है। जो रिसोर्सेस हमारे पास साधन है वो तो हमारे पास सीमित है, अवेलेबल जो है वो कम है, और हमारा जो वांट्स है, नीड है, वो नेवर एंडिंग है, हमें नेवर चेंजिंग है, अनलिमिटेड वांट्स है। तो अब बताओ, अगर रिसोर्सेज अवेलेबल है वो कम हो जाए और हमारा वांट है जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए, तो क्या यहाँ पे समस्या आती है? समस्या आ जाती है स्कार्सिटी की। स्कार्सिटी मतलब कमी हो गई। अब इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद सेलेक्टिंग रिसोर्सेज रिसोर्सेज अंडर द कंडीशन ऑफ स्कार्सिटी। मतलब इकोनॉमिक्स क्या है? तो हम यहाँ पे इस स्कार्सिटी में जो भी अवेलेबल है उसी में कैसे क्या बनाए जिससे कि लोगों की जरूरत भी पूरी हो जाए और रिसोर्सेज का हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी कर पाए। तो स्कार्सिटी का मतलब फिर ये आपको बता रहा है, स्कार्सिटी का मतलब क्या बता रहा है ये आपको? लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। मतलब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई क्या है? कम है। तो जब आपके पास डिमांड ज्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो जाए तो इसी कंडीशन को क्या बोलने लगते हैं हम लोग? स्कार्सिटी। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस, हम अब इन रिसोर्सेस को क्या करेंगे? इकोनोमाइज करेंगे। इकोनोमाइज मतलब क्या? ऑप्टिमम
यूज करेंगे अवेलेबल रिसोर्सेज का, इनको अच्छे से अच्छे कैसे यूज कर पाए, कैसे हम उसको इस तरीके से यूज कर पाए कि ह्यूमन का नीड भी पूरा हो जाए, वांट्स भी सेटिस्फाई हो जाए और रिसोर्सेज भी कम ना पड़े। तो क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम यहाँ अराइज होता है बेटा? स्कार्सिटी जब कमी होती है तो हमें क्या प्रॉब्लम समस्या उत्पन्न होगी? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसको आप एक एग्जांपल से समझे। आपको कार चाहिए, आप मारुति के शोरूम में गए, मारुति सुजुकी, आपने देखा होगा मारुति सुजुकी का शोरूम बहुत इजीली अवेलेबल होता है। मारुति सुजुकी कार बेचने का इंडिया में सबसे बड़ा ज्वाइंट वेंचर है। मारुति हमारा है और सुजुकी जापान का है। तो मारुति सुजुकी जो है वो सबसे बड़ा मार्केट शेयर, अभी अगर आप कार खरीदने जाएं या आप नेट पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें कि सबसे ज्यादा कार इंडिया में कौन बेचता है, तो आंसर दिखेगा आपको मारुति सुजुकी। अब मारुति सुजुकी के शोरूम में तुम गए, अब इनका आपको पता है बेटा ये प्रोडक्ट रेंज सबसे बड़ा है, इससे बड़ा प्रोडक्ट रेंज ही नहीं है किसी का कार बेचने में। तुम्हारे पास 4 लाख रुपए है, तुम 4 लाख रुपए लेके चले जाओ मारुति सुजुकी के शोरूम में, आराम से तुमको अल्टो नया 3.25 लाख का जिसका 30 किलोमीटर का माइलेज है वो मिल जा रहा है। आपको आपने कहा कि नहीं मुझे थोड़ा इससे अच्छा दिलाओ, तो उन्होंने कहा वैगनर ले लो 6-6.5 लाख में। आपने कहा नहीं इससे थोड़ा और अच्छा दिखलाओ, तो ना बैलेनर ले लो, और अच्छा दिखलाओ मारुति, आपको बोलेंगे वो स्विफ्ट डिजायर ले लो, और थोड़ा अच्छा दिखलाओ एस क्रॉस ले लो, और थोड़ा अच्छा दिखलाओ एर्टिगा ले लो। तो यानी कि इनका जो प्रोडक्ट रेंज है वो बहुत बड़ा है, इनके पास बहुत सारे कारें अवेलेबल है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, अब जब तुम वहां गए तो तुम्हारे पास अब पैसे है 5 लाख रुपए, उन्होंने तुमको दिखला दिया कार 3.5 लाख से लेके 50 लाख तक का, सेलेक्ट करो। तो वहां पे समस्या क्या उत्पन्न हो गई? चॉइस, क्या चुने? तो क्या चुने के लिए तो हमें क्या देखना पड़ेगा भाई? पॉकेट में पैसे कितने हैं। उसके बाद देखने में तो अच्छा लग रहा था कि एर्टिगा ही लेंगे, 7 सीटर एर्टिगा देखने में अच्छा लग रहा था, लेकिन पैसे थे 3.5 लाख, तो देखने में अच्छे से थोड़ी काम होगा, पैसे कितने हैं। हमें दिक्कत है, स्कार्सिटी है, तो हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है कि हमें समस्या आती है चुनने में, किसको चुने। अब तो चुनना तो वही पड़ेगा जो हमारे जेब के अनुसार हो पाएगा। अगर मुझे लेना ही है 3.5 लाख का कार, तो फिर बाकी कार देख के क्या बोले, भैया देखिए इतना मत दिखलाइए, मुझे लेना भाई 3.5 लाख तक का कार है, आप उतना दिखलाओ जितने में हम ले सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो अराइज होता है यहाँ इस कमी के कारण, वो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। टाटा की कार भी लोग लेते हैं, क्यों? इसका इंजन कैपेसिटी वगैरह बहुत अच्छा है। मारुति सुजुकी का सर्विस सस्ता है, लेकिन टाटा का इंजन वगैरह अच्छा है। और आपके पास पैसे हैं तो आप सारा जितनी कंपनी है सबका एक एक रखो, क्या दिक्कत है? तो रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो अराइज हो रहा है कि स्कार्सिटी है और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, वो क्यों है? इन कारणों से है। रिसोर्सेस कम है, स्कार्सिटी है, रिसोर्सेस हमारे पास कम है, हमारा जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, और उसमें भी प्रायोरिटी है वांट्स में कि पहले ये चाहिए फिर ये चाहिए फिर ये चाहिए, कुछ ना कुछ प्रायोरिटी लगा के ही रखते हैं। और तीसरा है ऑल्टरनेटिव यूज, ये जो रिसोर्सेज है केवल कम नहीं है, इनका एक से ज्यादा यूज है, एक से ज्यादा यूज है, ये भी एक प्रॉब्लम है। जैसे पेट्रोल का यूज केवल कार में थोड़ी करते हैं हम लोग, मशीन में, जनरेटर में, बहुत सारी चीजों में करते हैं। तो आप एक काम करें बच्चे, अब यहाँ से आप थोड़ा सा इस कहानी को जो सुने हैं इसको थोड़ा सा लिख ले। वाई स्टडी इकोनॉमिक्स, क्यों पढ़े इकोनॉमिक्स। स्कार्सिटी, ये बात आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। जो भी आपने कहानी सुनी कि क्यों पढ़ना चाहिए इकोनॉमिक, इसको आप यहाँ से एक बार लिख ले, तो फिर हम लोग आगे चलते। तो आपने देखा बेटा रीजन क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का? स्कार्सिटी है रिसोर्सेज का,
ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और ऑल्टरनेटिव यूज है। अब एक एक करके समझते हैं स्कार्सिटी का मतलब क्या है। हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, किसी भी गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज है। पहला लैंड, जमीन चाहिए होगा। दूसरा लेबर चाहिए होगा। तीसरा कैपिटल चाहिए होगा। ये लिमिटेड है। अब मान लो आपके पास जमीन है, आपके पास टोटल जमीन है 1 एकड़। अब उसी 1 एकड़ में आप चाहते हैं कि आप अपना खाने का कंजम्पशन, सेल्फ कंजम्पशन, व्हीट भी बना प्रोड्यूस कर ले, हम राइस भी प्रोड्यूस कर ले, हम कुछ सीरियल्स वगैरह, मतलब हम जो है राइस व्हीट के बाद कुछ दाल वगैरह भी प्रोड्यूस कर ले, हम कुछ सब्जी भी उगा ले, हम कुछ फल के पेड़ भी लगा ले। तो भैया सब कुछ कैसे होगा। अब जमीन तो टोटल 1 एकड़ ही है। अब या तो उसमें हम व्हीट उगा के और पूरे साल व्हीट गेहूं खाएं, और नहीं तो हम उसमें चावल लगा के पूरे साल चावल खाएं, और नहीं तो हम दाल लगा के दाल खाएं। अब हम उतने ही जमीन में सब कुछ कहाँ से प्रोड्यूस पूरे साल भर का कर लें, तो जमीन तो लिमिटेड हो गई। उसी तरीके से लेबर है। अब लेबर अगर आप किसी काम के लिए बेटा यूज कर रहे हैं तो वो आपसे तो उसका पैसा लेगा ना, लेबर चार्जेस लेगा। अब कितना लेबर लगाना है, कितने दिन तक लेबर लगाना है, कितने नंबर ऑफ लेबर्स लगाने हैं, इसके अनुसार ही तो हमारी कॉस्टिंग बढ़ेगी उस चीज को बनाने की। तो लेबर भी लिमिटेड और कैपिटल भी लिमिटेड। अब हमारे पास अनगिनत पैसे तो नहीं है कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें। अगर हम किसी एक चीज को करते हैं तो दूसरा चीज फॉरगो करना पड़ेगा। अगर हम व्हीट उगा रहे हैं तो अब हम वहां पे जो सब्जी उगाने का सोच रहे थे वो तो मुझे दिमाग से आइडिया निकालना पड़ेगा। या अगर हम मान लो वहां केवल फलदार वृक्ष लगा लें तो व्हीट के बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा। तो यानी कि जो रिसोर्सेस है अपने पास, चाहे वो लैंड हो, लेबर हो या कैपिटल हो, वो क्या है, लिमिटेड है। इन रिलेशन टू डिमांड एन इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल दैट पीपल वांट्स। बोल रहे हैं कि देखो ये रिसोर्सेस कम है, आप जितना चीज चाहे अभी कि हम ये भी उगा ले, ये भी उगा ले, ये भी उगा ले, क्योंकि 1 एकड़ ही लैंड है तो हम सारे चीज नहीं उगा सकते। तो स्कार्सिटी मतलब ये क्या हो गई, ये कमी हो गई रिसोर्सेस की। और क्या ये कमी यूनिवर्सल है, हर जगह है, हर जगह हर लोगों को कमी है क्या, आंसर इज यस, यूनिवर्सल है एंड अप्लाइज टू ऑल इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रीज। ऐसा थोड़ी है कि केवल कमी हमारे भारत में ही है। अब देखो तुमने देखा होगा, अगर न्यूज वगैरह सुना होगा तो देखा होगा कि पाकिस्तान में 600 रुपए आटा मिल रहा है, तो 200 रुपए टमाटर मिल रहे हैं, तो उनके पास खाने के लिए नहीं है। अब उनके साथ इंडिया जो है अपना पूरा ट्रेडिंग बंद कर चुका है। तो इसका मतलब है कि उनके यहाँ जब जो डिमांड है सामान का वो बहुत ज्यादा उठ रहा है, लेकिन वहां पे सप्लाई हो ही नहीं पा रहा है, तो चीजें तो महंगी हो जाएंगी। अगर आपके पास सामान का डिमांड बहुत आ जाए और आपके पास सप्लाई ही ना हो तो उस चीज का तो जाहिर सी बात है कि प्राइस तो बढ़ाना ही पड़ेगा आपको। तो वही बात बोल रहा है कि स्कार्सिटी यूनिवर्सल है, हर जगह है, हर इंडिविजुअल को है, ऑर्गेनाइजेशन को है, कंट्री को है। अब जैसे अब मान लो यहीं पे अब तुम मुझसे पढ़ते हो 11th-12th, तो उसके बाद जब तुम सीए करने के बारे में सोचते हो तो हम सीए का इकोनॉमिक्स और लॉ पढ़ाते हैं, सीए फाउंडेशन का, इंटर का भी लॉ पढ़ाते हैं, फाइनल का भी लॉ पढ़ाते हैं। तो फिर बच्चे मुझसे क्या बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं कि मैम आप जो है मैथ भी पढ़ा लो, आप जो है बीकॉम का भी, मुझे हम बीकॉम भी साइड में लिए, बीकॉम का भी ये पेपर पढ़ा लो। तो आपके वांट्स तो लिमिटेड हो रहे हैं, पर भाई मेरा टाइम लिमिटेड है और हम पूरे दिन में कितने घंटे काम कर सकते हैं, 8 घंटे ही तो काम कर सकते हैं। मान लो काम कर सकते हैं ज्यादा, पर हम करेंगे कितना, 8 घंटे ही काम करेंगे। तो ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड चल रहा है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो तो लिमिट होता है। तो क्या है, स्कार्सिटी है। लैंड हो, लेबर हो या कैपिटल हो, जितना उसका डिमांड है उतना वो नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, इसी को बोलते हैं स्कार्सिटी, कमी होना। There would have been a problem of resources were not scarce. There would have been no problem if resources were not scarce. ये दिक्कत क्यों आ रही है हमको कि हम केवल यही कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये रिसोर्स स्कार्स है। अगर मान लो मेरे पास 1 एकड़ की जगह 50 एकड़ जमीन हो जाए, तो हम ये जितना सोच रहे थे कि व्हीट भी बना प्रोड्यूस कर ले, राइस भी कर ले, दाल भी कर ले, सब्जी भी उगा ले, फल भी लगा ले, सब कुछ कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। तो प्रॉब्लम ही नहीं होगा, कब, जब रिसोर्सेस क्या ना हो, स्कार्स ना हो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा।
तो प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि रिसोर्सेस क्या है? कम। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? रीजन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स भाई कभी खत्म नहीं होने वाला। ह्यूमन कभी भी सेटिस्फाई आप कर ही नहीं सकते हैं। आज मान लो आपको भूख अभी लगा था, अभी आपको मैंने रोटी दे दी, अब आपको फिर कुछ और चाहिए होगा कि चलो अब तो पेट भर गया, अब चलो घूम के आते हैं। अब आपको जब हम घुमा के लेके आए तब तो फिर कुछ और प्रॉब्लम आपको शुरू हो जाएगा कि अभी जो है वो तो सुबह खाए थे ना, सुबह खाए थे हम तो रोटी, तो क्या अभी तक पेट में रोटी है क्या? अभी मेरे लिए पास्ता बना, हो गया एक चीज। मतलब ये तो नेवर एंडिंग है। अभी एक चीज सेटिस्फाई हुआ तो अगले ही क्षण कोई दूसरा आपको वांट अराइज हो जाना है। तो बोल रहा है कि दे कैन नेवर बी फुल्ली सेटिस्फाइड। एज सुन एज वन वांट इज सेटिस्फाइड, अनदर न्यू वांट इमर्जेस। ह्यूमन वांट्स आल्सो डिफर इन प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी भी है। प्रायोरिटी क्या है कि पहले जो है मुझे स्कूल जाना है, स्कूल से आना है तो मुझे घूमने जाना है। तो ह्यूमन वांट्स जो है प्रायोरिटी में डिफर है। ऑल वांट्स आर नॉट ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। सब कुछ इक्वल इंटेंसिटी है। अब जिस समय मान लो आप प्यासे हैं, उसमें अगर हम आपको बोले कि तुम पानी मत पियो, तुमको हम ये खाना देते हैं, तो तुम क्या बोलोगे? नहीं, अभी मुझे पहले क्या चाहिए? पानी, क्योंकि मुझे पहले प्यास लगा है। तो all human wants are not of equal intensity. If all human wants had been of equal importance, अगर सब कुछ equal ही important हो जाए, then it would have become impossible to make choices. अगर सब कुछ important हो जाए, एक ही टाइम, तो खाना भी है, पीना भी है, नहाना भी है, सोना भी है, तब तो भाई किसी को नहीं पूरा किया जा सकता। इसलिए प्रायोरिटी होगी तो पूरा हो जाएगा, पहले ये फिर ये फिर ये। और ऑल्टरनेटिव यूजेस है, ऑल्टरनेटिव यूजेस है रिसोर्सेस के, रिसोर्सेस के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। रिसोर्सेस केवल कम नहीं है, ठीक है? रिसोर्सेस आर नॉट ओनली स्कार्स, बट दे कैन ऑल्सो पुट टू वेरियस यूजेस, बट दे कैन ऑल्सो पुट टू वेरियस। केवल कमी नहीं है रिसोर्सेस की, यूज भी एक से ज्यादा है। तो अब भाई इट मेक्स चॉइस अमॉन्ग रिसोर्सेज मोर इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे आपको चॉइस करना होगा। जैसे अब पेट्रोल है आपके पास और काम है 3, तो क्या करें? पेट्रोल से क्या करें? व्हीकल में अभी मान लो आपके पास 1 लीटर पेट्रोल है और आपको जनरेटर भी चलाना है, पेट्रोल से चलेगा। व्हीकल भी आपको गाड़ी में चाहिए, तो क्या करें? जो प्रायोरिटी होगा उसका आप देख लीजिए पहले क्या करना है। तो यानी रिसोर्सेज के बारे में हम बोले तो 2 चीज बोल सकते हैं, क्या? कमी है और ऑल्टरनेटिव यूज है, एक से ज्यादा यूज है। और अगर वांट्स, ह्यूमन वांट्स बोले तो एक तो अनलिमिटेड है और दूसरा प्रायोरिटी भी अलग अलग इंसान की अलग अलग है। तो ये सारे है बेटा इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपके 3 जो थे, उनको अब एक बार आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, तो आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या क्या है ये आपको पता चलेगा। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, यहाँ से तीनों लिख लीजिए। क्या होता है स्कार्सिटी रिसोर्सेस का, क्या होता है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, और क्या होता है ऑल्टरनेटिव यूजेस। बच्चों मीनिंग देखते हैं इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स को आप बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, जहां हम स्टडी करते हैं कि भाई सोसाइटी में कैसे इन लिमिटेड रिसोर्सेस को, जिसका ऑल्टरनेटिव यूज है, उसको यूज करके और गुड्स और सर्विसेज बनाए जाएं और डिफरेंट लोगों में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इकोनॉमिक्स 2 तरीके का हो सकता है बेटा। इकोनॉमिक्स हो सकता है आपका पॉजिटिव और इकोनॉमिक्स हो सकता है नॉर्मेटिव। तो हम लोग इसको जो है डिफरेंस के रूप में ही पढ़ेंगे। पहले समझ लीजिए क्या होता है। इकोनॉमिक्स पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब होता है इट डील्स विथ व्हाट इज, मतलब अभी फैक्ट, अभी जो हो रहा है या जो है उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। मतलब जैसे अगर आप बोले कि इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर जुलाई में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें बताया कि वर्ल्ड में हम नंबर 1 पे है पॉपुलेशन में।
तो अगर हम नंबर 1 में पॉपुलेशन में, यानी हम ओवर पॉपुलेटेड कंट्री हो चुके हैं, तो ये है एट प्रेजेंट, ये है। तो जब हम किसी फैक्ट को बताते हैं, हम आपसे जब फैक्ट बोलते हैं कि आज इंडिया में इतना परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट है, इतने लोग बेरोजगार हैं, हमारा पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है, हमारे यहाँ महंगाई दर है, वो बढ़ती जा रही है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक। मतलब ये फैक्ट बताता है, अभी जो है प्रेजेंट है फैक्ट, वो बताता है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव। क्या होना चाहिए, व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए और कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, ये बताता है नॉर्मेटिव। मतलब ओवर पॉपुलेटेड है, पॉजिटिव, कैसे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, हमारी गवर्नमेंट क्या ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल हो, इसको बोलते हैं नॉर्मेटिव। व्हाट इज पॉजिटिव एंड व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, इज नॉर्मेटिव। अब एक चीज बताओ, मैंने तुमसे एक फैक्ट बोला कि इंडिया जो है वो नंबर 1 है पॉपुलेशन में। इस चीज को आप डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। गूगल में जाओ, उसे पूछो, सर्च करो कि भाई क्या इंडिया नंबर 1 है पॉपुलेशन में, तो इसको आप डेटा से वेरीफाई कर सकते हैं। ये न्यूट्रल होता है, पता है आपको, ये जो पॉजिटिव होता है साइंस, ये न्यूट्रल होता है। मतलब इसको क्या इसका रिजल्ट होगा, आगे क्या करना है, ये कुछ नहीं बताता। ये तो हमें नॉर्मेटिव बताता है कि हमें समस्या आ गई। समस्या क्या है? ओवर पॉपुलेशन। समस्या क्या है? बेरोजगारी। ये दूर कैसे होगा, ये बताता है नॉर्मेटिव। तो अब एक एक करके ना हम लोग इसको डिफरेंस के रूप में समझेंगे। मीनिंग, पॉजिटिव क्या बताता है हमें? इट डील्स विथ व्हाट इज एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व। क्या है और कैसे होता है, अभी क्या है और कैसे होता है, ये बताता है पॉजिटिव। नॉर्मेटिव क्या बताता है? व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, क्या होना चाहिए और कैसे सॉल्व होगा, ये बताता है नॉर्मेटिव। आप बोल रहे हैं कि सिगरेट पीना इज इंजरियस टू हेल्थ, तो ये है, दिस इज द पॉजिटिव। लेकिन कैसे इंजरी ना हो, इंजरी कैसे नहीं होगी? अगर सिगरेट जो पीते हैं, सिगरेट बनेगा तो पियेंगे ही, सिगरेट ही बनाना बंद कर दो। अब वो दूसरी बात है कि गवर्नमेंट बंद नहीं करेगी, क्योंकि उसको एक मेजर रेवेन्यू का सोर्स है, वो सिगरेट, दारू से उनको सबसे ज्यादा सोर्स रेवेन्यू जनरेट होता है, तो वो बंद करने वाले नहीं है। अच्छा, लोगों के पास ऑप्शन भी है, सिगरेट नहीं है तो बीड़ी पीना शुरू कर दे, बीड़ी का पत्ता ही लपेट के शुरू हो जाए, तो ऑप्शंस भी है लोगों के पास। तो पहला हो गया पॉजिटिव, क्या है और क्या होना चाहिए। दूसरा, वेरिफिकेशन, इट कैन बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डाटा। ये तो तुम वेरीफाई, जैसे मैंने तुमको कहा कि भाई इंडिया में 40% बेरोजगारी है, तुम वेरीफाई कर लो हम सच बोल रहे हैं कि नहीं। मैंने कहा कि इंडिया नंबर 1 है वर्ल्ड के पॉपुलेशन में, वेरीफाई कर लो ये सच है कि नहीं। इट कैन नॉट बी वेरीफाइड, ये तो वेरीफाई, क्या होना चाहिए, इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? फ्यूचर को वेरीफाई थोड़ी कर सकते हैं। वेरीफाई किस चीज को कर सकते हैं? प्रेजेंट को। पर्पस क्या है, क्या हो रहा है वास्तव में इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये बताता है। और ये आपको बताता है कि ये होना चाहिए, मतलब आइडियल, आइडियल मतलब हमारा पॉपुलेशन इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए जिससे बच्चों को शिक्षा ना मिल पाए, कल के दिन में लोगों को रोजगार ना मिल पाए, नहीं होना चाहिए। रिसोर्सेस कम है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगा तो स्कार्सिटी तो हो ही जाएगी। नेक्स्ट है सजेस्टिव, ये आपको सजेशन नहीं बताता, ये फैक्ट बताया है, ये सजेस्टिव होता है, ये आपको बताता है कि क्या होना चाहिए। वैल्यू जजमेंट, क्या ये कोई वैल्यू जजमेंट आपको बोल रहा है? नहीं, ये न्यूट्रल है। भाई आज इंडिया का पॉपुलेशन इतना है, आज इंडिया में बेरोजगारी इतनी है, ये बस बता रहा है। ये वैल्यू जजमेंट, ये बता रहा है उस ओवर पॉपुलेशन को कैसे कम किया जाए, बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए, ये बताता है नॉर्मेटिव, मतलब ये वैल्यू जजमेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, आपने कहा पॉजिटिव का एग्जाम्पल, तो मैंने कहा इनइक्वालिटीज है हमारे इकोनॉमी में, लोगों का इनकम जो है इनइक्वल है, कुछ गरीब है, कुछ बहुत ज्यादा गरीब है, कुछ अमीर है, कुछ बहुत ज्यादा अमीर है, मतलब इनइक्वालिटीज है इनकम में।
ये क्या बताएगा नॉर्मेटिव? ये तो बोल दिया कि इनइक्वालिटी है, ये कौन बोला? पॉजिटिव क्या है ये कौन बता रहा है? एक्चुअल में पॉजिटिव इकोनॉमिक। नॉर्मेटिव बता रहा है आपको कि इनकम जो इनइक्वालिटी है, लोगों में बराबरी नहीं है इनकम को, इसको घटाना चाहिए, ऐसा कुछ व्यवस्था करना चाहिए कि सबके पास लगभग इतने पैसे हो कि उनका काम हो जाए, जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब ना हो और जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर ना हो। प्राइसेस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। इंडिया में जो प्राइसेस है, सामान के इन्फ्लेशन है, वो लगातार बढ़ रहा है। नॉर्मेटिव क्या बता रहा है कि कुछ ऐसा कंट्रोल मेजर अपनाना चाहिए हमारे गवर्नमेंट को जिससे कि ये जो प्राइस राइज हो रहा है, सब चीज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उन पे क्या लगाया जा सके? कंट्रोल। अब ये तो आपको बेटा ये देखो डिफरेंस बनाने के लिए इन्होंने इतनी कहानी आपके सामने कह दी। अगर हम एक्चुअल में देखें कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, तो आपको बोलना है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट बताता है, एक्चुअल डेटा बताता है, आज क्या है बताता है, ये आपको जजमेंटल नहीं है, ये आपको सजेशन नहीं देता है, ये न्यूट्रल है कि क्या होगा इसको लेके। और नॉर्मेटिव हमें बताता है व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए। ये आप वेरीफाई नहीं कर सकते, ये वैल्यू जजमेंट है, ये आपको सजेशन देता है कि इस प्रॉब्लम का, इस समस्या का क्या क्या समाधान होता है। अब इसको भी एक बार अगर आप नोट डाउन कर लें तो आपका पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स तक खत्म हो जाएगा। तो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स लिखिए, इकोनॉमिक्स क्या है? चलो बच्चों, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स को आप दो ब्रॉड ब्रांचेस में डिवाइड कीजिए। एक ब्रांच होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। डिफरेंस क्या है बेटा माइक्रो और मैक्रो में? तो इसका दूसरा नाम भी होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है प्राइस थ्योरी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ये मीनिंग क्या है माइक्रो का? तो माइक्रो आपको बोलता है कि इट इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। हम किसी एक व्यक्ति, राम का कितना इनकम है, राम क्या बनाता है, राम का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, अगर हम एक राम के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो माइक्रो हो गया, इंडिविजुअल यूनिट। और जब हम वो पार्ट इकोनॉमिक्स का, जहां हम इकोनॉमी एज अ होल के बारे में, नेशन का कितना इनकम होगा, हाँ दूसरी बात है कि नेशनल इनकम सारे इंडिविजुअल को इकट्ठा करके ही तो बना होगा, राम श्याम मोहन सोहन अमित सबको जोड़े होंगे, सबका इनकम, तब तो नेशनल का इनकम आया होगा। तो ये दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, उसको बोलते हैं माइक्रो। और जो बिहेवियर पूरे इकोनॉमी एज अ होल का पड़ता है उसको बोलते हैं मैक्रो। इसका टूल क्या है? डिमांड सप्लाई। उसका टूल है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। डिग्री ऑफ वेरिएशन कम होगा, लिमिटेड है। अगर हम किसी मार्केट का डिमांड पढ़ना है तो वहां जितने बायर आते होंगे, डिमांड करते होंगे, उसको हम मार्केट डिमांड बोलते होंगे। ये तो भाई हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है बेटा, मतलब पूरे जब हम नेशन का, पूरे नेशन को जोड़ के बात कर रहे हैं तब तो पूरा इकट्ठा किया, हाईएस्ट डिग्री बताया इसने। मार्केट डिमांड है तो अगर किसी पर्टिकुलर मार्केट की बात करें तो वहाँ जो इंडिविजुअल आते होंगे उन सब बायर के डिमांड को जोड़े हैं, लिमिटेड, जबकि पूरे इंटायर इकोनॉमी के डिमांड को जोड़ेंगे तो मैक्रो बनेगा। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिक ऑब्जेक्टिव है ये प्राइस बताता है किसी कमोडिटी का कैसे डिटरमाइन होता है, ये इनकम और एम्प्लॉयमेंट बताता है। बेसिक एजम्पशन क्या मैंने आपको बोला? बेसिक एजम्पशन बोला कि जिस समय आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं एक इंडिविजुअल का, राम का, उस समय पूरे नेशन के बारे में मत सोचिएगा, उस समय मैक्रो वेरिएबल को क्या कर दीजिए? कांस्टेंट। और जिस समय नेशन के बारे में, भारत का क्या नेशनल इनकम है पढ़ रहे होंगे, उस समय राम श्याम मोहन सोहन थोड़ी देख रहे होंगे। तो माइक्रो पढ़ते समय मैक्रो को कांस्टेंट करो, मैक्रो पढ़ते समय माइक्रो को कांस्टेंट करो।
एग्जाम्पल, इंडिविजुअल का इनकम, इंडिविजुअल का आउटपुट, नेशनल का इनकम, नेशन का आउटपुट। और अगर ओरिजिन देखें तो दोनों ग्रीक वर्ड से आए हैं। माइक्रो एक ग्रीक वर्ड से आया है, माइक्रोज। माइक्रोज का मतलब क्या होता है बोलो? स्मॉल। और मैक्रोज का मतलब होता है, तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज की क्लास का ये लास्ट टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, पढ़ लीजिए। अब इसको नोट डाउन कीजिए, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स।